हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिटेल से जानेंगे। कंप्यूटर का इवोल्यूशन जीरो जनरेशन से अब फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है, उसमें कंप्यूटर में क्या क्या बदलाव आए, कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज बनी और क्या क्या कंप्यूटर में यूज होने लगे, उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। इवोल्यूशन कंप्यूटर में फर्स्ट जीरो जनरेशन 1500 BC टू 1949 BC ये मशीन गियर से यूज होने लगे, इसमें जो जीरो जनरेशन थी। फिर फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होने लगी, वैक्यूम ट्यूब जो 1946 से 1959 में जो फर्स्ट जनरेशन आई। फिर सेकंड जनरेशन आई वो 1959 से 1965 में, जिसमें ट्रांजिस्टर बन गया, फिर ट्रांजिस्टर यूज होने लगे सेकंड जनरेशन में। फिर थर्ड जनरेशन आई जिसमें 1965 से 1971 में आईसी यूज होने लगी, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। जब आईसी बनने कारण आईसी यूज होने लगी थर्ड जनरेशन में। 1965 से 1971 इंटीग्रेटेड आईसी यूज होने लगी। फिर आई फोर्थ जनरेशन 1971 से 1989, इसमें VLSI यूज होने लगी। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट यूज होने लगी जो फोर्थ जनरेशन में। फिर आई फिफ्थ जनरेशन जो अभी ऑन अभी चल रही है, जो 1989 से अभी चल रही है, प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन है। इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो अभी चल रही है वर्तमान में, वो है फिफ्थ जनरेशन है, जो 1989 से अभी तक जो वर्तमान चल रही है, अभी तक आगे चलती जाएगी। फिर जीरो जनरेशन है वो 1500 BC से 1949। अब इरा युग, फिर टाइम पीरियड, फिर डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल और पिक्चर, ये हम देखते हैं जीरो युग क्या है। फिर मैनुअल इरा में 500 BC से 800 BC में हैंड और स्टिक यूज होते थे जो कंप्यूटर के रूप में। इसमें स्लैम स्टेबल और एबकस डेवलपमेंट, एबकस ने डेवलप किया था। जो मैकेनिकल इरा में 1962 से 1937 में यूज मशीन और गियर्स यूज होते थे इसमें। ये फर्स्ट मल्टीपर्पज कंप्यूटर था। मैकेनिकल इरा में 1942 से 1937 में जो इसमें मशीन और गियर यूज होते थे। ये फर्स्ट मल्टीपर्पज कंप्यूटर था जो किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। इसमें डिफेंस इंजन यूज होता था। फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा में ये 1938 से 1945 के बीच में, ये इसमें यूज इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब एंड इलेक्ट्रिकल रिलेस, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब और रिलेस यूज होते थे। मार्क 1 मेड बाय ओवन एकिन, जो इलेक्ट्रिकल ट्यूब और इलेक्ट्रिकल रेल यूज होते थे। ये तीनों की पिक्चर है। ये एबकस, ये चार्ल्स बेबेज का फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। फिर ये हुआ मार्क 1। अब एबकस और कंटिन्यूटी फ्रेम में क्या होता है? इट वाज रिलीवेंट अराउंड 500 BC से 600 BC इन एरिया अराउंड चाइना और इजिप्ट। ये चाइना उस एरिया में बनी थी, उस साइड में बनी थी। जब 500 BC और 600 BC में जो एबकस बना था ये, इट मेड फ्रॉम वुडन रैक होल्डिंग 2 हॉरिजॉन्टल वायर्स विथ बीड्स स्ट्रक ऑन देम। इसमें क्या होता है, जो एक वुडन का एक होल बड़ा सा गट्टा बनाया जाता है उसमें, फिर उसमें वायर कनेक्ट किया जाता है, आपस में वायर कनेक्ट करते हैं। इसमें बीड वो स्टम थे वो यूज कर दिया जाता है, इसमें लगा दिए जाते थे। फिर द कैलकुलस क्लॉक में क्या होता है, फर्स्ट गियर ड्राइविंग कैलकुलेटिंग मशीन। इसमें फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी वो इन्वेंटेड बाय जर्मन प्रोफेसर विलियम स्कार्ड इन 1623 में ये बनाई थी कैलकुलेटिंग क्लॉक। फिर लोगरिथम्स, a Scotsman named John Napier invented by logarithm in 1617 में नेपियर ने ये जॉन नेपियर ने ये लोगरिथम टेबल बनाया था। It allow multiplication to performed via addition wherein the logarithm of each operand was originally obtained from a printed table। एक प्रिंटेड टेबल से जो इसमें जो लोगरिथम थे, जो भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो सब्ट्रैक्शन हुए थे, वो सभी को अलाउ किया उसमें, किसमें, लोगरिथम में। जब लोगरिथम बना, नेपियर आल्सो इन्वेंट एज अल्टरनेटिव टू टेबल। उसने एक अल्टरनेटिव टेबल भी बनाई वेयर लोगरिथम वैल्यू आर कर्व्ड ऑन इवोरी स्टिक विद नाउ कॉल्ड नेपियन बॉन्स। फिर उन्होंने नेपियर बॉन्स बनाई, जॉन नेपियर ने भी नेपियर बॉन्स बनाई। उसमें लोगरिथम ये जो अल्टरनेटिव टेबल यूज थी वो यूज होती थी। फिर आई फर्स्ट जनरेशन 1964 से 1959 में। फर्स्ट जनरेशन में क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। वैक्यूम ट्यूब वेर यूज्ड फॉर सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। इसमें मैग्नेटिक ड्रम थे वो मेमोरी के रूप में यूज होते थे, और जो वैक्यूम ट्यूब थी वो सर्किट के रूप में यूज होती थी। फिर मशीन लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग विच कंसिस्ट
ऑफ ए सीरीज ऑफ 0 एंड 1 मेकिंग मशीन लैंग्वेज बाइनरी। जब मशीन लैंग्वेज में कौन सी यूज होती थी? मशीन लैंग्वेज 0 और 1, जो बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज क्या है? 0 और 1 यूज होते हैं, जिसमें मशीन लैंग्वेज कहते हैं। बीटेक प्रोसेसिंग इज डन एग्जीक्यूटिंग ए सीरीज ऑफ नॉन इंटरेक्टिव जॉब इन ऑल वन टाइम। ये थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से 1959 में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। द पंच कार्ड आल्सो known as a Holian card and IBM cards are papered. Card contains several punched hole on the values of original punched by the hand and later by computer that represent data. Punch card are were primary method of storing data. पहले इसमें जब फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड बने, पंच कार्ड में 0 और 1 डॉट डॉट होते हैं, 0 डॉट बनते थे। जो कंप्यूटर में ये पंच कार्ड डालते थे तो उस पर डॉट बन जाते थे। उस डॉट के हिसाब से वह उस वैल्यू को रखते थे। जैसे ही पंच कार्ड पर कंप्यूटर के अंदर डालते थे तो उस पर प्रिंट हो जाए, डॉट पर जाता है। 0 और 1 के रूप में ये डॉट पर जाते थे और उस डॉट को स्टोर करके रखते थे। जैसे ये कोई स्टोरेज के रूप में यूज होते थे पंच कार्ड, स्टोरेज के रूप में फर्स्ट जनरेशन में। फिर कंप्यूटर बिल्ड फर्स्ट जनरेशन कौन सा कंप्यूटर बिल्ड हुआ? कॉलस जो कंप्यूटर था उसमें एरियस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसमें सबसे पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। किसने डिजाइन किया था? थॉमस फॉलर्स ने। किसने डिजाइन किया था? ये थॉमस फॉलर ने डिजाइन किया था। पोस्ट ऑफिस रिसर्च लेबोरेटरी इन लंदन इन 1943। ये 1943 में पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और ये रिसर्च लेबोरेटरी में पोस्ट ऑफिस के रूप में काम करते थे। उन्होंने ये कॉलस कंप्यूटर बनाया। फिर इनेक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड सर्किट ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन। ये डिजाइन बाय जॉन मैची एंड जॉन प्रेस्पर इकेट्स इन 1946 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में डिजाइन किया गया इनेक। और ये डेसिमल अर्थमेटिक को परफेक्ट करने में ज़्यादा डेसिमल अर्थमेटिक यूज होती थी, जो वर्क करता डेसिमल अर्थमेटिक पे। फिर इडवेक आया, EDVAC। किसने डिजाइन किया? जॉन मैची एंड जॉन प्रेस्पर इकेट्स ने। ये भी इडवेक को डिजाइन किया। जॉन वॉन न्यूमैन डेवलप द आइडिया ऑफ स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट विच आर नॉट प्रेजेंट इन इनेक, जो प्रेजेंट में इनेक में नहीं है। जो उन्होंने जॉन वॉन न्यूमैन ने डेवलप आइडिया ऑफ स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट विच वाज नॉट प्रेजेंट इन इनेक, जब इनेक में प्रेजेंट नहीं, उन्होंने स्टोरी आइडिया को डेवलप किया। और इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज थी? बाइनरी सिस्टम। इडवेक में बाइनरी सिस्टम था। फिर यूनिवा या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये फर्स्ट कॉमर्शियल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये यूनिवा। किसने डिजाइन किया? जॉन मैची एंड जॉन प्रेस्पर इकेट्स ने 1952 में। सम अदर कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में कुछ अदर कंप्यूटर क्या थे? इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन इडिसाक, इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर आया बेंडिक्स G15। फिर SSEC सेलेक्टिव सीक्वेंस इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर एंड सम IBM कंप्यूटर्स में सीरीज IBM की सीरीज आई, IBM 604, IBM 650, IBM 701, IBM 702, ये सभी IBM की सीरीज आई फर्स्ट जनरेशन में। फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में पढ़ते हैं। एडवांटेज इसमें कंप्यूटर आर फास्टर इन दियर टाइम। उस टाइम में कंप्यूटर फास्ट था। द कंप्यूटर फास्ट इन दियर टाइम, उस टाइम में कंप्यूटर फास्ट था, एक एडवांटेज था। उसके सभी डिसएडवांटेज बहुत थे इसमें। इसकी साइज थी, बहुत बड़ी साइज थी, बिग साइज, बहुत बड़ी एरिया। एक रूम कैसे घर में रहते हैं रूम की तरह बड़ा होता है कि रूम में एक अकेला कंप्यूटर रहता था, इतनी बड़ी साइज थी, बहुत बड़ी साइज थी, वेरी लार्ज साइज। नॉट हिलेबल, ये भरोसेमंद नहीं था कि अब रिजल्ट सही देगा या नहीं देगा, उसका कोई भरोसा नहीं था। कंज्यूम्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसकी लार्ज एनर्जी की जरूरत होती थी, ये लार्ज एनर्जी होने पर ही चलता था। कांस्टेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, हमेशा इसकी मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड पड़ती थी हमेशा के लिए। और जनरेट हीट, ज़्यादा हीट जनरेट करता था, गर्म ज़्यादा होता था। जब हीट ज़्यादा जनरेट करता था, इसको ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन की रिक्वायर्ड होती थी, एयर कंडीशन की, इसलिए इसमें एयर कंडीशन भी यूज होती थी। ये मोर कॉस्टली, बहुत महंगा था, बड़ा भी था और बहुत महंगा भी था। वेरी स्लो इन स्पीड, डाटा प्रोसेसिंग में बहुत धीरे काम करता, बहुत स्लो था। इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रोग्राम बिकॉज दे वर यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज से 0 और 1 में सिर्फ काम करता था, 0 और 1 बाइनरी में, तो इसमें प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल हो जाता था।
0-1 में प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल हो जाता। लिमिटेड कॉमर्शियल यूज, ये कॉमर्शियल में लिमिट यूज होता था, ज़्यादा यूज नहीं होता था। फिर आई सेकंड जनरेशन 1959 से 1965 में। फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन 1959 से 1965 में। तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर यूज होते थे। ट्रांजिस्टर क्या यूज होते थे, ट्रांजिस्टर। द ट्रांजिस्टर वर यूज फॉर सर्किट, सर्किट के लिए जो ट्रांजिस्टर यूज होते थे। ट्रांजिस्टर वाज invented in 1947 by 3 scientists, J. Bardeen, S.W. Bardeen and W. Stockley। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ट्रांजिस्टर बनाया था 1947 में, जो सेकंड जनरेशन में यूज होता था। अभी स्टोरेज डिवाइस के लिए क्या यूज होता था, तो इस जनरेशन में मैग्नेटिक कोर यूज फॉर प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर यूज होती थी। जो मैग्नेटिक कोर थी वो प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज होती थी। और मैग्नेटिक टैप एंड मैग्नेटिक डिस्क थी, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज होती थी। वो फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ क्या यूज होती थी, पंच कार्ड। जैसे सेकंड जनरेशन आया उसमें आई मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टैप, ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज होती थी। सेकंड जनरेशन देयर वाज अ क्लियर पार्टीशन बिटवीन डिजाइनर, बिल्डर, ऑपरेटर, प्रोग्रामर एंड मेंटेनेंस वर्कर। इसमें मेंटेनेंस वर्कर, बिल्डर और ऑपरेटर सभी की बहुत जरूरत होती थी, बहुत इसमें डिजाइनर का वर्क काम पड़ता था। देयर मशीन वाज नाउ मेन फ्रेम। उस मशीन को किसी सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर बना इसे क्या कहते हैं, मेन फ्रेम। देयर लॉक्ड अवे इन द स्पेशल एयर कंडीशन कंप्यूटर रूम। ये स्पेशल एयर कंडीशन में रखना पड़ता है क्योंकि इसे भी ज़्यादा हीट ज़्यादा था, परंतु ये फर्स्ट जनरेशन भी कम हीट था। टीम ऑफ प्रोफेशनल ऑपरेटिंग टू रन देम, और एक टीम चाहिए थी ऑपरेटर के लिए, टीम प्रोफेशनल टीम चाहिए थी जो इसे रन कर सकता। इसके लिए अलग से कोई टीम चाहिए थी, टीम की जरूरत पड़ती थी जो प्रोग्राम को अलग से बिल्ड करता है, ऑपरेटर को अलग से मेंटेन रखता है, इसको डिजाइन को अलग से मेंटेन रखता है, इसका स्टोरेज को अलग से ध्यान रखता है। इसलिए पूरी प्रोफेशनल इसको एक टीम चाहिए थी रन करने के लिए। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई, सेकेंड जनरेशन में लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई। असेंबली लैंग्वेज बनी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे एल्गोल, फॉरट्रैन और कॉलबे, ये लैंग्वेज यूज होने लगी, ये बनी। तो एल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गोरिथम लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड इन एल्जेब्रा IC नोटेशन एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बुलियन एल्जेब्रा रूल के हिसाब से, IC नोटेशन के हिसाब से एल्गोरिथम लैंग्वेज को बनाया गया। और फॉरट्रैन में फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज थी। फॉरट्रैन से हाई लेवल प्रोग्राम, कौन सी है, हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज थी फॉर मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक पर्पज। ये कैसे बनेगी, मैथमेटिकल और साइंटिफिक पर्पज बनेगी। डिजाइन फॉर फैसिलिटी एंड स्पीड अप सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फॉरट्रैन लैंग्वेज बनेगी। फिर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम, कोबोल थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम थी। इट फर्स्ट वाइडली यूज इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन के लिए ये हाई लेवल प्रोग्राम थी जो 1959 में बनी थी। ये थी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सेकंड जनरेशन आई तब बनी। फिर कंप्यूटर बिल्ड सेकंड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर बने, सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर बने, 2 सुपर कंप्यूटर बने, 2 सुपर कंप्यूटर बने। मोस्ट पावरफुल डिवाइस अमंग द पीस 2 मोर वियर, एक तो बना LRC लिवरपूल ऑटोमेटिक रिसर्च कंप्यूटर एंड IBM 7030। 2 कंप्यूटर बने सेकंड जनरेशन मोस्ट थे, वो थे LRC और एक IBM 7030। सम ऑफ इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल मशीन बनी, कुछ कॉमर्शियल मशीन बनी। कौन सी, IBM 704, एक तो बनी IBM 704, IBM 709, IBM 7094। ये 3 थी वो मोस्ट कॉमनली कॉमर्शियल लेवल के रूप में बनी मशीन। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसमें एडवांटेज क्या है, फास्ट स्मॉल CPUs फास्ट थे, स्मॉल भी थे और CPU सस्ते भी थे। कैसे, फर्स्ट जनरेशन से। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज फर्स्ट जनरेशन कंपेयर किए थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज इसको फर्स्ट जनरेशन हम कंपेयर कर सकते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन थोड़ा फास्ट था, स्मॉल भी था और सस्ता भी था। मोर एनर्जी इफिशिएंटी, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत थी,
एंड मोर रिलेबल देन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा भरोसेमंद था, फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा ये भरोसेमंद था, रिलेबल था। दे जनरेटेड लेस हीट, वेयर लेस प्रॉन फेयर। ये फर्स्ट जनरेशन से कम हीट प्रोड्यूस करते थे, फर्स्ट जनरेशन से कम हीट रिलीज करते थे और कम फेल होते थे, इसमें जो मशीन थी वो कम फेलियर थी। ये टू कंपेरेटिवली लेस कंप्यूटेशन टाइम, ये कम कंप्यूटेशन टाइम लेते थे, बहुत कम टाइम में यूज होते थे। बेटर पोर्टेबल, ये जो परिवर्तन करने के लिए या एक दूसरे स्थान लेने के लिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक थे। हार्डवेयर फेलियर आर नॉट फ्रीक्वेंटली, जो हार्डवेयर था वो कब बेकार हो जाता उसका कोई फ्रीक्वेंटली नहीं थी। डिसएडवांटेज क्या है, एयर कंडीशन की रिक्वायर्ड थी, हीट रिलीज कर रहा है तो एयर कंडीशन की रिक्वायर्ड हो रही है उसे ठंडा करने के लिए, नहीं तो फिर जो सिस्टम थे वो मेमोरी थे वो नष्ट हो जाते थे जल के। फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड होती है, हमेशा हर टाइम इसे मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड रखती थी। मैनुअल असेंबली ऑफ कंपोनेंट, असेंबली कंपोनेंट की जरूरत पड़ती थी, स्पेशल पर्पज के लिए थे सिर्फ, जैसे कोई कॉमर्शियल सिर्फ कॉमर्शियल के लिए ही थे, ये स्पेशल पर्पज के लिए कंप्यूटर थे। कॉमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, जो कॉमर्शियल रूप में यूज होते वो बहुत डिफिकल्ट था और बहुत कॉस्टली था, बहुत महंगा था। फिर थर्ड जनरेशन आई 1965 से 1971 में थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन में आईसी यूज होने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट नॉयसे एंड जैक कैल्बी एट द टेक्सा इंस्ट्रूमेंट इन 1958 से 1959 में, जब रॉबर्ट नॉयसे एंड जैक कैल्बी ने आईसी बनाई टेक्सा से, जो टेक्सा मटेरियल निकला उस एलिमेंट से, टेक्सा एलिमेंट से आईसी बनाई। आईसी में क्या होता है, इसे बेसिक आइडिया दिया था, आईसी चिप बनाई। द बेसिक आइडिया बिहाइंड द आईसी चिप वाज बिल्डिंग ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इनटू ए सिंगल ब्लॉक ऑफ मटेरियल। एक छोटे से ब्लॉक मटेरियल में कंप्यूटर के जितने भी सर्किट थे वो बना डाले। एलिमेटिंग एंड टेंजेबल मास एंड ऑफ वायरिंग नीड टू कनेक्ट इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर रजिस्टर एंड कैपेसिटर। इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर से या रेजिस्टेंस से या कैपेसिटर जोड़ने के लिए वायर बनाए गए। क्या बनाए, वायर निकाले, इंडिविजुअल वायर बाहर निकाला के, जिससे हम ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं, रजिस्टर यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, उसे कनेक्ट कर सकते हैं वायर से। दिस बिकम नाउ एज सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी। थर्ड जनरेशन में वो क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी आई थर्ड जनरेशन में, क्यों, इसमें आईसी बन गई सॉलिड। तो कीबोर्ड एंड मॉनिटर डेवलप ड्यूरिंग थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड और मॉनिटर भी डेवलप हो गए थे। कीबोर्ड माउस इस तरह से होते थे, ये थर्ड जनरेशन माउस भी इस तरह से। बाय द मैग्नेटिक कोर मेमोरी वाज रिप्लेस्ड बाय द माइक्रोचिप एंड मैग्नेटिक कोर एंड सॉलिड स्टेट। जो मैग्नेटिक कोर थी उसे माइक्रोचिप में रिप्लेस कर दिया। सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर को प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज होते थे। फिर जैसे ही मैग्नेटिक कोर को थर्ड जनरेशन आई उसे माइक्रोचिप में यूज कर दिया, छोटी चिप बना डाली, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज किया। हाई लेवल लैंग्वेज आर डेवलप, इसमें थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हो गई। सी प्लस जावा, विजुअल बेसिक, वीबी एंड पाइथन, पास्कल। ये जो थर्ड जनरेशन आई तब बेसिकली ये लैंग्वेज डेवलप होने लगी। अब कौन कौन से कंप्यूटर बने थर्ड जनरेशन में, एक तो IBM 360 सबसे अच्छा कंप्यूटर माना जाता था जो थर्ड जनरेशन में, और सबसे कॉमर्शियल ज़्यादा यूज होता था ये IBM 360। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1966 में बनी थी। इट वॉज स्पेशली डिजाइन टू हैंडल हाई स्पीड डाटा। हाई स्पीड डाटा के लिए स्पेशली बनाया गया, जो साइंटिफिक एप्लीकेशन यूज होता था, तो स्पेस में यूज होता था, थियोरिकल में, एस्ट्रोनॉमी में, सब एटॉमिक में, फिजिक्स और ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग के रूप में यूज होता था जो IBM 360। और एग्जाम्पल IBM 360 थर्ड जनरेशन में एग्जाम्पल क्या थे, PDP-8 पर्सनल डाटा प्रोसेसर, PDP-8, PDP-11, ICL 900 सीरीज, हनीवेल मॉडर्न 360, हनीवेल 6000 सीरीज, ICL 2900, CDC 1700 कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन एंड IBM 370। ये थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल है, कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, थर्ड जनरेशन क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में पढ़ते हैं। एडवांटेज, स्मॉल एंड रिलेबल। स्मॉल था और रिलेबल देन किससे सेकंड जनरेशन से। सेकंड जनरेशन की थोड़ा और भरोसेमंद था और स्मॉल था। लोअर हीट जनरेट, ये कम हीट जनरेट करता, लेस हीट करता। तो सेकंड जनरेशन ये कम हीट जनरेट करता था।
कंज्यूमेशन टाइम आर गॉट रिड्यूस, जो टाइम कर लेता है इस वर्किंग में प्रोसेस में जो टाइम ले रहा था वो बहुत कम टाइम यूज होने लगा। जो माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में यूज होता था टाइम जो पहला टाइम ज़्यादा टाइम लेता है उसको घट के अब माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में बहुत कम टाइम में ये प्रोसेस करने लगा। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, इसकी जो मेंटेनेंस रख रखा कॉस्ट थी वो बहुत कम थी, क्योंकि इसमें हार्डवेयर इतना फेलियर नहीं था। इजी पोर्टेबल, आराम से हम इसे ट्रांसफर कर सकते थे, इसे एक जगह से दूसरी जगह से आराम से ले जा सकता था। वाइडली यूज फॉर वेरियस कॉमर्शियल एप्लीकेशन ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड में ये बहुत वर्ल्ड लेवल में इसका कॉमर्शियल रूप में यूज होने लगा। लेस पावर रिक्वायर्ड, इसे कम पावर की जरूरत होती थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में लेस पावर की जरूरत होती थी, कम पावर में भी चल सकता था। फिर इस एडवांटेज क्या था, इसमें एयर कंडीशन की रिक्वायर्ड थी फॉर मैनी केसेस, कई केस में इसे एयर कंडीशन की भी रिक्वायर्ड होती थी, क्योंकि लो लेवल हीट ये लेस हीट जनरेट करता है तो भी एसी की जरूरत तो होती है इसे ठंडा रखने के लिए भी। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग आईसी चिप बनाने के लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी या टेक्नीशियन की जरूरत होती थी। अब फोर्थ जनरेशन आई 1971 से 1989 में, ये फोर्थ जनरेशन में बहुत बदलाव आए। सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में बहुत बदलाव देखने मिलेंगे आपको। फिर आई फोर्थ जनरेशन यूज होने लगा VLSI जनरेशन भी कहते हैं फोर्थ जनरेशन को। ये 1971 से 1989 के बीच में फोर्थ जनरेशन आई। उसमें LSI और VLSI यूज होती थी। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थे। विद द हेल्प ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर कम इनटू एग्जिस्टेंस। VLSI की हेल्प से जो माइक्रो प्रोसेसर थी जो अब एग्जिस्टेंस करने लगी। तो कोर मेमोरी थी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी, नाउ वी आर रिप्लेस्ड बाय सेमीकंडक्टर मेमोरी। जब कोर मेमोरी को इसने फोर्थ जनरेशन में सेमीकंडक्टर मेमोरी में रिप्लेस कर दिया और हाई स्पीड वेक्टर डोमिनेट स्टेनियो, इसमें क्या था, हाई स्पीड बना दी। जैसे ही सेमीकंडक्टर में रिप्लेस किया कोर मेमोरी को तो इसमें हाई स्पीड से वर्क करने लगी मेमोरी और में डोमिनेट होती थी। एग्जाम्पल के लिए Cray-1, Cray-XMP एंड साइबर 205, ये फोर्थ जनरेशन के कुछ मेमोरी के एग्जाम्पल। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम में जो 1981 में IBM आया, इसको इंट्रोड्यूस किया कंप्यूटर में, तो ये होम यूज होने लगा। 1981 में IBM कंप्यूटर आया, जो कंप्यूटर होम यूजर के लिए भी एक फायदेमंद था, जो घरों में भी यूज किया जाता है आराम से। और 1984 एप्पल इंट्रोड्यूस द मैकिन्टॉश माइक्रोप्रोसेसर। मैकिन्टॉश माइक्रोप्रोसेसर ने एप्पल ने 1984 में भी इंट्रोड्यूस किया। मेनली हाई लेवल लैंग्वेज आर डेवलप इन द फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हो गई थे। कोबोल, फोर्टेन, बेसिक, पास्कल, सी लैंग्वेज भी डेवलप हुई। ये थोड़ा आगे बढ़ी और इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। फिर इसमें नेटवर्किंग सिस्टम आ गया। फोर्थ जनरेशन में नेटवर्क सिस्टम आ गया। फोर्थ जनरेशन में जो 1981 से ये एप्पल ने जब मैकिन्टॉश माइक्रोप्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया, तब IBM में नेटवर्क कनेक्शन भी आ गया था। अब RISC रेडियो इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में RISC कैसे माइक्रोप्रोसेसर इंट्रोड्यूस में RISC क्या है, माइक्रोप्रोसेसर वो इंट्रोड्यूस हुआ। RISC माइक्रोप्रोसेसर आया जो कंप्यूटर में यूज होने लगा। अभी इम्प्रूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन, अब धीरे धीरे नेटवर्क कम्युनिकेशन भी बढ़ने लगा। जब RISC आ गया तो नेटवर्क कम्युनिकेशन भी बढ़ने लगा। और एग्जाम्पल क्या है, फोर्थ जनरेशन एग्जाम्पल है IBM 4341 और -10 स्टार स्टार 1000, IBM 4341 -10 स्टार 1000, PUP11 ऑन द APPLE सेकेंड। ये फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल है, ये स्टार 1000 और IBM स्टार 1000 और IBM 4341, ये IBM 4341। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या थे, फोर्थ जनरेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हर किसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, इसी फोर्थ जनरेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। पहला स्मॉल इन साइज, एडवांटेज क्या है, स्मॉल इन साइज यूज ऑफ VLSI। अब VLSI यूज होने के कारण ये स्मॉल साइज हो गई, इसकी साइज बहुत छोटी हो गई, इसलिए हम घरों में आसानी से यूज करने लगे। मोर रिलेबल था, बहुत भरोसेमंद था कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन
और सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन थे उनसे ये भी बहुत मोर रिलेबल था। हीट जनरेट नेगलेट हीट जनरेट करना था, बहुत कम हीट जनरेट करना, नेगलेट जीरो की तरह। फिर हार्डवेयर फेलियर नेगलेट इशू, हार्डवेयर था वो जल्दी खराब नहीं होता था, कम फेलियर था, इजी पोर्टेबल था, आराम से ट्रांसफर कर सकते थे। हार्डवेयर मेंटेनेंस वाज वेरी रेयर, अब हार्डवेयर की कम से कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी और कंज्यूमेशन भी फास्ट, जो इसका वर्किंग टाइम था, जो इसका कंज्यूमेशन टाइम था वो फास्ट हो गया। डिसएडवांटेज क्या थे? फोर्थ जनरेशन के डिसएडवांटेज, हाई एडवांस टेक्नोलॉजी वाज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को मैन्युफैक्चरिंग करना है तो हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती थी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। द वर्किंग ऑफ दीज कंप्यूटर विल स्टिल डिपेंड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिव बाय द प्रोग्रामर। जैसे प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन करता है उसी हिसाब से ये वर्किंग करते थे कंप्यूटर। ये एक मैन यूजर उसके हिसाब से कार्य, यहाँ कोई अन्य एडिटिंग नहीं करता सकता था। फिर आई फिफ्थ जनरेशन आई 1989 से प्रेजेंट टाइम में जो सर ऑनवर्ड भी चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन में ULSI यूज होने लगी। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एरिया इन डेवलपमेंट स्टेज विच इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ये फिफ्थ जनरेशन थे वो किस पे बेस है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर बेस है। AI इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ द मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, स्पेशली ये इंटेलिजेंट मशीन को बनाने के लिए स्पेशली AI यूज होती है। इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे वॉच घड़ी है, वॉच है, हैंड वॉच कंप्यूटर की तरह काम कर रही है। इन द फिफ्थ जनरेशन द VLSI टेक्नोलॉजी बिकम ए ULSI। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थे वो किस में चेंज हो गया? ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में चेंज हो गया और फिर वो यूज होने लगी है VLSI और ULSI, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो माइक्रो प्रोसेसर चिप बन रही थी उसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज होने लगे, यानी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनने थे वो बहुत बढ़ गए, उनकी हाई स्पीड हो गई, बनाने की स्पीड भी उनकी उसमें, और उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वो ज़्यादा यूज होने लगे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है फिफ्थ जनरेशन के? डेवलपमेंट फॉर ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेवलप किया जाता है। आर इंटेंडेड टू वर्क विद नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज पर वर्क करने लगे थे, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज पर ये वर्क करने लगते हैं। अवेलेबल वेरी पावरफुल एंड कम्पैक्ट कंप्यूटर एट द चीपेस्ट रेट, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर और बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। इसकी कैपेसिटी है, रीजनिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग बहुत हाई है। एम टू एबल टू सॉल्विंग हाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग और लॉजिक रीजनिंग। जो इसका एम क्या है, जो AI का एम है वो है कि ये डिसीजन कर सकते हैं खुद, और लॉजिकल रीजनिंग है उसका वो बढ़ सकते हैं, और हाई से हाई कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है उसको इजीली से और नैनोमिनट बहुत इससे भी कम टाइम में सॉल्व कर सके। दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड ग्राफ, ये इमेज और ग्राफ को भी रिकॉग्नाइज करने लगा। जो फिफ्थ जनरेशन अभी ऑनवर्ड चल रही है इमेज और ग्राफ में यूज होने लगे। दे विल हैव ओन थिंकिंग मेकिंग डिसीजन होने लगी, खुद की थिंकिंग बनाई गई और खुद डिसीजन ले सकता है। तो इसकी कैपेसिटी ऑफ लर्निंग वो बहुत लार्ज है, लार्ज कैपेसिटी लर्निंग की कैपेसिटी, इंटरनल स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो एक्स्ट्रा हाई स्पीड प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेसिंग बहुत हाई है। फिफ्थ AI और फिफ्थ जनरेशन बहुत हाई है, जो अभी वर्तमान में आप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, वो सभी फिफ्थ जनरेशन में है। दे विल बी एबल टू यूज मोर देन वन CPU फॉर फास्ट प्रोसेसिंग, ये एक से ज़्यादा CPU फास्ट प्रोसेस में स्पीड में कार्य कर सकता है, वर्क कर सकता है, एक से ज़्यादा CPU एक साथ वर्क करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है फिफ्थ जनरेशन के, जो भी ऑन वर्ड वर्तमान में चल रही है फिफ्थ जनरेशन AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स यूज हो रही है, कहीं कहीं रोबोट बन रहे हैं और इससे आगे भी कार्य प्रोसेस AI में अभी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अब एडवांटेज क्या है? फास्टर एंड पावरफुल कंप्यूटर टिल एंड डेट, इस डेट में सबसे पावरफुल और सबसे फास्ट कंप्यूटर है। इस डेट में जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो सबसे पावरफुल और सबसे फास्ट कंप्यूटर है। एग्जीक्यूटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन एट द सेम टाइम देन थ्रू ए वेरी हाई स्पीड, एक सेम टाइम में कई नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक साथ रन कर सकता है, एक साथ एग्जीक्यूट करता है और हाई स्पीड से वर्क करता है। डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द कंप्यूटर इन द लार्ज एक्सटेंट में इसकी साइज बहुत कम हो गई, अभी आराम से छोटे हो गए, छोटे कंप्यूटर हो गए। पहले जो फर्स्ट जनरेशन तो बहुत रूम की तरह बड़े बड़े होते थे, फिर जैसे जनरेशन बढ़ेगी टाइम आता गया, अभी ये बहुत छोटे हो गए। जैसे हम लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं, ये फिफ्थ जनरेशन है, बहुत छोटे, हम आराम से इसको एक साथ में लेके भी जा सकते हैं, बहुत छोटे हो गए। द यूजर ऑफ दिस कंप्यूटर फाइंड टू वेरी कंफर्टेबल टू यूज दैम बिकॉज ऑफ सर्वल एडिशनल मल्टीमीडिया फीचर,
यूजर थे इस बहुत कंफर्टेबल फील करते थे इस कंप्यूटर यूज करने, क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीमीडिया फीचर यूज एडिशन किए हुए थे जो यूज होते थे। यार वर्सेटाइल और कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग और कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छा साधन बन दिया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, जनरेशन हमारी कंप्लीट हुई। इससे पहले मैंने स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के बारे में वीडियो लेक्चर बना रखा है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। उसकी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर क्लिक करके आप उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना। टेलीग्राम में मैं हमेशा वीडियो के नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स अपलोड करता हूँ। आप और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर देना। थैंक यू।